तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है पूरी क्राइम तक की फैमिली की। और इस वक्त आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं एस हुसैन जैदी। मुझे लगता है कि चूँकि आप सब क्राइम तक के फ़ैन हैं और क्राइम की ख़बरों को इतना आप पसंद करते हैं तो इनके नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि कई लोगों ने कई बार मुझे मेल भी किया, इनके बारे में पूछा भी था। और इत्तेफाक है कि आज जैदी साहब हम लोगों के साथ हैं। इनकी जो किताबें हैं लंबी फहरिस्त है। ख़ासतौर पे हालांकि मैं ब्लैक फ्राइडे, लेटेस्ट जो लास्ट में था अबू सालेम, और अभी जो कहानी है वो एक लेकर आए हैं, दाऊद्स मेंटोर। हम सब जानना चाहते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, बहुत सारी बातें हैं, बट दाऊद अपना गुरु किसको मानता है। हालांकि किताब का जो इन्होंने ओपनिंग लिखा वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक मेंटोर या गुरु की एक क्या मतलब एक हैसियत होती है, उसके बारे में बड़ा ओपनिंग मैंने जो पढ़ा। जैदी साहब, शुरुआत तो यहीं से आपसे। उसमें आपने बड़े सारे एग्जाम्पल दिए थे। जी जी जी। कुछ रिलीजियस एग्जाम्पल भी थे। जी जी। और फिर आप अचानक लेकर आते हैं उस पे हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर। जी। तो ये कैसे, कहाँ से मिला दिया आपने? देखिए, एक्चुअली ये जो दाऊद मेंटोर जो कहानी है वो लिखने की मुझे मकसद यही था कि मैं लोगों को बताना चाहता था कि इंसान को चाहे कोई सा भी गुण हो, कोई सा भी फ़न हो, यानी चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो कोई हुनर हो, या यहाँ तक कि अपराध जगत भी हो, हर किसी को एक उस्ताद होना ज़रूरी है जो उसको चीज़ें तालीम देगा और उससे वो गुर हासिल करेगा। यहाँ तक कि दाऊद जो फ़िलहाल इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसको भी ज़रूरत थी किसी उस्ताद की। वरना आप देखें, दाऊद जो है वो 7वीं क्लास का ड्रॉप आउट है, उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं, यानी उसको बिजनेस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दूसरी बात, वो एक बहुत दुबला पतला सा छोटा सा बच्चा था जिसको अक्सर स्कूल में और मोहल्ले में मारपीट होती रहती थी। तो मैं बहुत इस बात में क्यूरियस था कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया कि वो हज़ारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है, सबसे ज़्यादा जो शार्प बिजनेस माइंडेड आदमी हो जाता है। ऐसा शार्प बिजनेस माइंडेड कि वो हिंदुस्तान के फनकारों को, यानी फिल्म आर्टिस्ट से लेकर के पॉलिटिशियंस को अपनी उंगलियों पर चाहता है। शार्पनेस कहाँ से आ गई इसमें? फिर जो फाइटिंग स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स, यानी दाऊद ने अपने सारे राइवल्स को, चाहे वो अरुण गवली हो, चाहे नाइक गैंग हो, चाहे राजन हो, जितने भी राइवल्स थे उन सबको उसने जो तबाह कर दिया। पठान गैंग, पठान बंधु शुरू से लेके। तो वो एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो सब उसकी लाइफ में हुआ कैसे। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था दाऊद की बैकग्राउंड मालूम करने में, और फिर वो मालूम पड़ा खालिद पहलवान उसका उस्ताद था जिसने उसको सारे गुर सिखाए। अब यही चीज़ यहाँ से मोड़ दी कि अगर दाऊद में ऐसा था तो मुझे से उस इंट्रो के लिखने का जो मकसद था वो ये था। मैंने खुद अपने बारे में लिखा कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, जबकि मैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था। तो मुझे मेरे उस्ताद मिले डॉक्टर शबीब रिजवी, और उन्होंने मुझे कहा कि अंग्रेज़ी ऐसे सीखो। तो वो फिर उसकी तरफ मैं धार्मिक सिग्नल मैंने इसलिए दिए कि देखिए, ये मेरी अकेले की बात नहीं है, या ये फला एक ABCD की बात नहीं। हर इंसान को, यहाँ तक कि चाहे वो कितना ही बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, उसको ज़रूरत होती है किसी सीखने की। और बहुत कम ही कोई ऐसा होगा जो जिससे किसी सिखाना होगा किसी से। ये इस तरह से जोड़ा था मैं इंट्रो में। अबू सालेम, उससे पहले ब्लैक फ्राइडे, 93 ब्लास्ट जी, उसके बाद आपने मुंबई की माफिया जी, उससे पहले आप चूँकि पेशे से रहे क्राइम रिपोर्टर जी, और मुंबई में आपने क्राइम रिपोर्टिंग लंबे सालों तक की जी। इन सारे कैरेक्टर को एक एक करके आपने जिस तरीके से किताबों में उठाया, शायद इससे पहले कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं जी। लेकिन मैं चूँकि आज बात आपकी किताब की दाऊद मेंटोर्स की हो रही है जी, दाऊद के बारे में हिंदुस्तान में जितने भी लोग, जाहिर सी बात है वो मीडिया के थ्रू है, ये वही किताब है, ये दाऊद्स मेंटोर। और मैं चाहूँगा आप जितने भी क्राइम तक के अपने फैमिली के मेंबर हैं, इस किताब को ज़रूर खरीदिएगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको खरीदिएगा ज़रूर। तो मैं वापस आता हूँ कि जी, दाऊद की पूरी जो एक छवि है यहाँ पे जी, कि इतना बड़ा एक मतलब डी कंपनी का CEO दाऊद इब्राहिम, उसकी भौकाली जी। लेकिन मैंने कहीं बहुत पहले आपसे भी बात हुई थी, एक्चुअली दाऊद क्या सच में इतना ताकतवर है, या फिर दाऊद एक आम इंसान की तरह है जिसको डर लगता है, जिसको अपनी मौत से भी डर लगता है, जो कानून से भी डरता है कि आप जैदी साहब बेहतर, चूँकि इतना आपने स्टडी किया, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, दाऊद ऑल सेड एंड डन एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। तो जो हम सब की ज़िंदगी में जो खौफ, जो इनसिक्योरिटीज़, जो इंसान के ज़िंदगी अपने अरमान एम्बिशन होते हैं, दाऊद को भी हैं। देखिए, यही वजह थी कि खुद अपनी बेटी की शादी में दाऊद नहीं आया। इसका मतलब कि दाऊद को भी ज़िंदगी में खौफ था कि अगर मैं आऊँगा तो या मैं मार दिया जाऊँगा, या शायद मुंबई के पुलिस के या CBI के या जो दूसरे लोग हैं वो एजेंसी से मिलकर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो डर तो सभी को लगता है, खौफजदा सभी होते हैं। अब जहाँ तक दाऊद का इतना जो ताकत की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि वो इंडिया का फेवरेट विलन है।
अदरवाइज कहने देखते जाए तो चूंकि दाऊद में आप बताएं ऐसी क्या बात है जो और गैंगस्टर में नहीं होगी। यानी वो दुबई में था, फिर वहाँ से वो पाकिस्तान चला गया। अब हम आज इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सकते हैं, दाऊद को क्यों नहीं ला सकते हैं? दाऊद को क्योंकि हम लाना नहीं चाहते। मैंने इससे पहले भी कहा है कि दाऊद के हिंदुस्तान ना आ पाने में हमारी पॉलिटिकल अनविलिंगनेस है। अदरवाइज हम लाना चाहते, हम ले आते थे। हम आज 12 साल 13 साल से हो गए, हम दाऊद का पिन कोड नंबर जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, लेकिन उसको ला नहीं पा रहे हैं। सो ये जो ताकत है, ये जो पावर है, ये बहुत ज़्यादा परसीव्ड है और बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूटेड है। हमने बहुत कोशिशें की कि भाई दाऊद को जो है उसकी फाइनेंशियल वेन्स काट दें, इसलिए उसको ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया। लेकिन जो पॉइंट है कि दाऊद इतना पावरफुल है कि जो क्या वर्ड है, ओमनीपोटेंट, कि कुछ भी कहीं भी, यानी एक छोटा से छोटा जो अपराध हो जाए या अगर कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए उसमें दाऊद का हाथ होगा। दाऊद ने ही कराया है भाई, क्यों? ऐसा तो हो सकता नहीं कि दाऊद हर जगह प्रेजेंट होगा, हर कुछ कर सकता है, ऑल पावरफुल होगा। ठीक है, अपराध जगत का एक बहुत बड़ा सरगना है, कुछ लोग उसकी बातों में मान लेते हैं, कुछ लोगों को फ़ोन पे हुक्म दे सकता है, लेकिन हर चीज़ की वजह उसका हाथ हो। यानी यहाँ तक कि 93 ब्लास्ट में उन लोगों ने कहा कि दाऊद अक्यूज नंबर 1 है, लेकिन आप देखने जाइए तो दाऊद के बारे में से 2 स्टेटमेंट मिलते हैं। जब मुंबई में ट्रेन के ब्लास्ट हुए तब दाऊद ने कराया। अब ये अलग बात है कि जो पाकिस्तानी का नाम लिया, पाकिस्तानियों को भी प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन हर चीज़ के बारे में दाऊद का नाम लेके एक बड़ा सा हवा उन्होंने पैदा कर दिया। जो हमारे बचपन में कहते थे ना, अम्मा के सोचा सोचा तो शेर आ जाएगा, तो ये हमारे यहाँ डराने के लिए, देखो दाऊद ने किया है। आप किसी चीज़ को कहीं तो एट्रीब्यूट करेंगे तो आप दाऊद पे एट्रीब्यूट करने लगे। अब इससे बड़ा हो गया, उसकी छवि बड़ी से बड़ी होती चली गई। सवाल ये कि हम उसको ला सकते हैं लेकिन लाना नहीं चाहते, ये आपने कहा। अब सब क्यों नहीं लाना चाहते, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, उसके पीछे 2 बड़े प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दाऊद को अगर ले आए तो जाहिर सी बात, जो दाऊद के जिन लोगों के साथ रिलेशन थे, जिन मंत्रियों के साथ रिलेशन थे, वो रिलेशन खुलेंगे। और यानी फिर जब दाऊद से पूछा जाएगा तो कहते हैं ना, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो आज बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं और जिनके 30-30 40 साल के जो उनके करियर हैं, बम्बई से लेकर दिल्ली तक, वो सब बाहर आएगा। कौन चाहता है वो करना? तो इससे बेहतर ये कि भाई एक आदमी ना आए और ये राज जो है वो राज ही रह जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दाऊद के बाहर रहना खुद हमारे लिए कन्वीनियंट है कि वो अपराध जो हमसे नहीं खुलते, जिनकी गुत्थियाँ नहीं सुलझती हैं, वो अपराध को किसी पे मरने के लिए हमारे पास एक नाम होगा। तो बेहतर है कि आदमी वहीं बैठ रहा है। ऐसे भी आने के बाद हमारे लिए यूजफुल क्या होगा? आप देखिए, छोटा राजन आके तिहाड़ में बैठा है, हमारे क्या काम का है? हमने उसके आने से क्या अचीव क्या कर लिया? यानी वो 75 केस जो कह के हम लाए थे, आज मुंबई पुलिस से 75 केस की फहरिस्त अभी तक तैयार हो रही है। तो किसी भी गैंगस्टर को ले आने से कोई सर्व नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। इस बुक की अगर मैं बात करता हूँ दाऊद मेंटर्स की, तो आपने शुरुआत बताई दाऊद के बारे में। दाऊद, ये सभी जानना चाहते हैं कि दाऊद एक इब्राहिम कास्कर जी, जो अपने बाप से भी बहुत डरता था, जो कि वो डिसिप्लिन के पक्के थे, पुलिस में थे जी, तो उनका भी ये बेटा, और देखते ही देखते उसके बाद इतना बड़ा फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन नंबर 1 बल्कि डॉन का खिताब भी दे दिया गया मीडिया के जरिए। दाऊद की कहानी है क्या? ये इसके गुरु और उसके आगे की कहानी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप दाऊद की कहानी देखिए, वो मेरा जहाँ तक समझना है कि वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो ज़िंदगी में कुछ इत्तेफाक और उसकी कुछ खुशकिस्मतियों की वजह से वो आदमी बड़ा हो गया। यानी शुरू से जब उसकी लड़ाई जब पठानों से चल रही थी, तब सिर्फ वो और साबिर 2 लोग थे, और पठान गैंग बहुत बड़ा गैंग था। लेकिन हुआ ये कि दाऊद की पहचान पुलिस वालों से करा दी इकबाल नातिक ने, तो उसके पीछे पठान से बड़ा फोर्स आ गया। अब ये उसका लक कि चूंकि उसका बाप भी कांस्टेबल था और उसको एक क्राइम जर्नलिस्ट ने उसकी पुलिस वालों से पहचान करा दी, तो वो अपने आप में पावरफुल हो गया। दिस वॉज फर्स्ट थिंग जो दाऊद की लाइफ को पावरफुल बनाता है। दूसरी बात ये कि ये पठान खालिद पहलवान, जो खुद भी एक पठान था, वो दाऊद के हिमायत में उसने दूसरे पठानों से जंग मोल ली, और ये जंग काफ़ी लंबे तक चली, यहाँ तक कि हर बार जब भी दाऊद पे हमला होता था, खालिद पहलवान उसकी जान बचाने पहुँच जाता था। तीसरी बात कि उस लेवल पे, उस शिखर पे पहुँचते पहुँचते दाऊद ने पुलिस वालों से और मंत्रियों से वो पहचान बना ली थी, पैसे के ज़रिए या जिस ज़रिए से आप कहिए, कि वो लोग दाऊद की जी हुजूरी करने लगे थे। तो यानी जब दाऊद को जो है DS सोमन अरेस्ट करने के लिए पहुंच रहे थे, उस वक्त ऐन वक्त पे दाऊद को एक कांस्टेबल ने आके बता दिया, जो ये मोबाइल के ज़माने था नहीं 86 में, और वो दाऊद को लेके टेरिस से लेके फरार हो गया। यानी दिलीप सुमन का बाद में कहना यह है कि जब मैं पहुंचा हूं तो वो सिगरेट आदि जल रही थी और AC चल रहा था और सोफे पे अब भी वो निशान मौजूद थे कि अभी यहाँ से बैठ के गया है।
ये अगेन लक की बात आपके लिए। तो ये जो 2-4 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, दाऊद को उन घटनाओं ने बड़ा बना दिया। लोग कहते हैं किसी की इंसान की जिंदगी में एक ब्रेक काफ़ी होता है, इतने सारे ब्रेक तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गए उसके लिए। ये जो दाऊद का मेंटोर है, एक जगह पे आपने लिखा है कि कैसे वो दाऊद बेल पे बाहर था, लेकिन हाजिरी लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होता था। जी। और जब पुलिस स्टेशन जाएगा तो जाहिर सी बात वो हथियार लेके जाएगा नहीं जी। और उसी वक्त पठान ब्रदर्स ने ये तय किया था कि ये बिना हथियार का होगा तो इस दाऊद पे हमला करना, ऐसे मार डालना। जी। लेकिन उसका गुरु जो है उसको एंड टाइम पे बचाता है। वो कहानी क्या है? देखिए, आपने नागपुर पुलिस पता नहीं देखा कि नहीं देखा। एकदम गली के ऐसी जगह पर है कि यानी आप सोचिए कि 5 या 10 फीट जो है रोड के उस तरफ बिल्डिंगें बनी है जो बहुत करीब है और वहाँ फुटपाथ भी है नहीं। अगर आप नागपाड़ा के गेट पे खड़े के सामने देखें तो आपको मेमनानी मेंशन दिख जाएगा। ये वो तमाम बिल्डिंग जो सामने ही है, यानी वहाँ आदमी बैठ के क्या कर रहा है, उसकी क्या गतिविधियां हैं, कोई किसी हाथ में किताब है या अगर कोई बच्चा खेल भी रहा है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये बात बॉम्बे की अक्सर जगहों की है। अगर आप जे फ्लाईओवर से भी जाइएगा तो आपको जे फ्लाईओवर की इस तरह की बिल्डिंगों में क्या हो रहा है वो दिख जाएगा, बाकायदा क्रिकेट मैच दिख सकता है आपको। तो खालिद जो है, देखिए 1970 बॉम्बे पहुंचे थे और 1980 10 साल गुजार लिए थे उन्हें। उस 10 सालों में इतनी घटनाएं हो चुकी थी कि खालिद एक बॉम्बे के मजे हुए अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर हो चुके थे। उनको मारधाड़, लड़ाई, सारा कुछ उनको समझ में आ चुका था। जब ये गए और उनको पता था कि पठानों से लंबी दुश्मनी आ रही है और ये एक बात जानते थे कि अगर पठान किसी का दुश्मन हो गया तो फिर कुछ भी हो जाए वो उसकी जान लेके ही छोड़ेगा। अब ये जब दाऊद वहाँ जा रहा है और ये बात पठानों को पता है तो हो सकता है कि पठान इस पर हमला करेंगे, अमीरजादा आलमदेव। ये खुद की जो है खालिद की सूझबूझ या आप दूर अंदेशी कह लीजिए कि वो उस वक्त बंदूक लेके गया साथ में और उसने बड़ी मुस्तैदी से आसपास नजर रखी। तो अब उस गेट पे खड़े जब उसने मेमनानी मेंशन में देखा तो उसको बंदूक की नाली दिखी जो दाऊद की तरफ इशारा करते, तो समझ में आ गया उस साबिर को तो मारेगा नहीं, मुझे मारेगा नहीं, उसका निशाना दाऊद की तरफ है। बस फौरन उसने जो है अपने एक इल्हामी कैफियत से दाऊद को हटाया, दाऊद की जान बचाई और फिर अपनी बंदूक से उस पर हमला किया। तो यानी ये कह लीजिए कि शायद दाऊद की तकदीर उस वक्त मरना नहीं था या खालिद उसका बचाना चाहता है। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये दाऊद का ये पहला गुरु खालिद, इसकी ये कहाँ फिर क्या है, इनके साथ क्या हुआ? फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअली दाऊद को स्मगलिंग से लेकर के, देखिए बाशु दादा उस वक्त बॉम्बे में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डॉन था और वो ऑलरेडी स्मगलिंग में था। एक्चुअली वो स्मगलिंग में नहीं था, वो लैंडिंग में था। लेकिन खालिद चूँकि सोफिया कॉलेज भोपाल से इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट थे तो उनको पता था बिजनेस कैसे चलता है, कॉमर्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनको उसी वक्त थी। तो उन्होंने अपने बिजनेस को एक नया लेवल दिया था दुबई जा करके, और दुबई जाके उन्होंने मिल करके ये एक बिजनेस खुद बना लिया था जो बावजूद से बड़ा हो गया था। ये स्मगलिंग जो खुद उन्होंने अपने बल पे सीखी थी वो गुरु ने दाऊद को सिखाए थे। तो यानी दाऊद के लिए तो ऐसा था कि उनको पका पकाया जो एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान होता है स्मगलिंग का वो दाऊद को बता दिया गया। तो गोल्ड की स्मगलिंग, चाहे वो मैरी हो या क्रैकजैक जो मैरी या ग्लूकोज हैं, जो गोल्ड की जो गोलाई और जो चौकोर बिस्किट्स होते हैं वो दाऊद को सिखा दिए गए। बुलियन मार्केट में कैसे बेचे जाते हैं, मार्जिन कैसे बनती है, बोर्ड से कैसे लाया जाएगा, यानी सारा बना बनाया खालिद ने दाऊद को सिखा दिया। अब मैंने इस चैप्टर में ये भी लिख दिया कि किस तरह से दाऊद को छुरीबाजी से लेके मारपीट तक के जो तमाम हुनर हैं वो खालिद ने सिखाए थे। तो दोनों चीज़ें यानी अंडरवर्ल्ड के सर्वाइवल के अंदर बिजनेस एक्यूमेंट एज वेल एज जो फिजिकल कॉम्बैट, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो खालिद ने दाऊद को सिखा दी। अब दाऊद के सर्वाइवल और सक्सेस के लिए क्या बचा था? तो ये लोग कुछ साल तक साथ रहे, फिर उसके बाद दाऊद और वो दोनों अलग हुए और दाऊद फिर खालिद तो रिटायर भी हो गए एक बड़ी गलती करने के बाद में, लेकिन दाऊद फिर उसमें बाकी रहे। इसमें एक चीज़ है कि जो आपने भी बताया, तो एक अंडरवर्ल्ड, एक दाऊद डॉन और उसके साथ जो डी कंपनी जुड़ा है तो कायदे से इस कंपनी का क्रेडिट खालिद को जाता है। भाई मैंने कहा ना कि दाऊद को जो उस लेवल तक पहुंचाना, वो मशवरा देना और तालीम देना खालिद के हाथ की बात थी। खालिद ने उनको सिखाया, दाऊद को बड़ा किया। बात यही तो थी ना कि खालिद यानी दाऊद और खालिद दाऊद की इतनी एहतराम करते खालिद की कि दोनों में झगड़ा कभी नहीं हुआ। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अगर हम दो अलग अलग गैंग कर लें तो दो अलग अलग कुर्सियाँ हो जाएंगी। यानी ये दाऊद का दिमाग था कि वो चाहता था कि बॉम्बे में अगर हम लोग राज करें तो हम ही लोग करें, कोई सामने राइवल ना आए। तो अगर खालिद को अलग करने की जो मशवरा दिया इसलिए दिया कि भाई हम दोनों, सारा पावर घर में रहेगा, घर से बाहर जाएगा नहीं। इस किताब को लिखने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे से आपने मदद की बात की ली, खासतौर पर उसमें दो, एक अंडरवर्ल्ड के लोग, दूसरे पुलिस के लोग, मुंबई पुलिस के लोग। एक हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है, इल्ज़ाम क्या लगभग सच ही है कि मुंबई पुलिस में दाऊद के बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो पेरोल पे पलते हैं। जी। क्या अब भी यही सीन है या कुछ बदला है?
पेरोल तो समझिए अब खत्म हो गया होगा, जो कि दाऊद की एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं रह गई है, लेकिन जो पुरानी वफादारियां हैं वो आज तक निभाई जाती हैं। लेकिन एक ज़माने में तो पेरोल था, यानी आपको खुद पता है कि जब जे शूट आउट हुआ है, हाँ। तो उसमें जो शूटर्स भागे हैं वो भिवंडी के मेयर की कार में भागे हैं, जो ऑफिशियल कार थी उस कार में लोग भागे हैं। और यानी ऐसे बहुत सी उन्होंने रिकॉर्डिंग्स जो मैंने अबू सालिम की बुक में भी लिखी है कि एक इंस्पेक्टर की रिकॉर्डिंग है, ऐसे ट्रांसक्रिप्ट उनको मिले हैं जिसमें पुलिस वाले को बाकायदा बात करते बताया गया, दाऊद से इंस्ट्रक्शन लेते दिखाया गया है। तो वो उस जमाने में पेरोल वाली बातें सही थी। आज पेरोल का मामला नहीं है, चूँकि अब दाऊद उतना एक्टिव नहीं है और लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन जो नमक खाया था उस जमाने में वो वफादारी आज तक निभा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड के बारे में, खासतौर पे डी फैमिली, पूरी दाऊद की फैमिली के बारे में ये सारी बुक और इतनी सारी लिखना, जी कई बार आपको धमकी भी मिल चुकी है, जी। तो अब डर से उबर चुके हैं या अब भी डर लगता है? देखिए अब तो क्या है, जब वो जवानी एक थी बड़ा तो फेमस किस्सा है आपके बारे में जो आपको धमकी दी थी, और बच्चों के बारे में। जी हाँ, खासतौर पे। मेरे बच्चे के बारे में। हाँ, वो क्या था? मैंने बयान किया वाकई कई बार कि मुझे खुद पता नहीं कि मैंने उस तरह से क्यों बिहेव किया था, लेकिन मेरे पास उससे बेहतर रिस्पांस उस चीज़ के लिए था नहीं। यानी मुझको जो है, मैं उस वक्त मिड डे में काम कर रहा था, तो लैंडलाइन पे फ़ोन आया था, और लैंडलाइन में फ़ोन आने के बाद में मुझसे जो है उन्होंने बाकायदा धमकी से कहा कि जो भी तुम कर रहे हो उसको रोक दो, वरना हम जानते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो कौन से स्कूल में पढ़ता है और क्या है। अब उस वक्त मेरा बेटा जो है तकरीबन 5-6 साल का था, और मतलब किसी भी शख्स के लिए उसका पहली औलाद और 5-6 साल का बच्चा इतना अजीज़ होता है, उसकी कमज़ोरी का हिस्सा होता है कि मैं मतलब कुछ देर के लिए तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो खून है जम गया है और सर्द हो गया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इस वक्त अपनी खौफ का एतराफ़ कर लिया, अगर मैंने इस वक्त मान लिया कि नहीं मैं डर गया हूँ, अरे भाई मत करना, अरे बच्चे को ये मत करना, मेरी आपकी दुश्मन, अगर मैंने बिल्कुल भी वो मोड अख्तियार किया तो ये मेरी कमज़ोरी हो जाएगी। तो इस वक्त ज़रूर ये था कि मैं इनसे बताऊँ कि भाई मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, आप जो करना चाहें कर लें। तो मैंने उससे कहा कि देखिए आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा बच्चा जो है वो सरस्वती विद्यालय में क्लास 2C में पढ़ता है और उसका पूरा नाम सैयद अली जैदी है। उस आदमी के पास आपको पता है इस जवाब के बाद कुछ था नहीं, यानी उसने मुझको ना गाली गलौज दी, ना इसके बाद से दूसरा जुमला कहा कि तुमको देख लेंगे। मैंने गौर किया कि वो लाइन पे कुछ सेकंड और था, उसकी सांसें चल रही थी, शायद वो और गुस्सा आ गया होगा, लेकिन उसको लगा कि ये आदमी पागल है, इससे बात का कोई मतलब नहीं है। वो कुछ देर तक गुस्से में सांस लेने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और मैंने भी फ़ोन रख दिया, और फिर मैं सोचने लगा मैं क्या करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। इसी वक्त जैदी साहब एक और चीज़ आई थी, आप चूँकि मिड डे में भी काम कर चुके हैं जी और जेडे साहब भी वहाँ पे थे, जी 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 और जो जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ जी उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपसे खुद एज ए क्राइम रिपोर्टर भी जानना चाहता हूं जी। कि क्या अंडरवर्ल्ड के दो लोगों की खबर एक तरफ से दूसरी तरफ लीक करना यही वजह थी जेडे के मर्डर के पीछे? नहीं, देखिए जिस लड़की को गिरफ्तार किया था वो लड़की बाइज्जत बरी भी हो गई। हाँ। और हम सब जानते हैं कि जिन लोगों ने ये बड़े बड़े दावे किए थे कि आर्टिस्ट ट्रांसक्रिप्ट हैं और छोटा जिनको उसने फोटोग्राफ दिए हैं, वो सारी बातें कोर्ट ने जो है बकवास साबित की हैं। यानी जो लोग एक्सपर्ट क्राइम जर्नलिस्ट रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी बेबुनियाद इल्ज़ाम और कितनी बेबुनियाद बातें थी। इस बात के लिए कौन किसको कत्ल करता है? और छोटा रहने के पास हज़ारों ऐसे चमचे हैं जिनसे वो जेडे की बाइक नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। उसको एक क्राइम जर्नलिस्ट जो 7 साल से क्राइम जर्नलिज्म कर रही है उसकी क्या ज़रूरत है? तो मतलब वो बनी बना एक किस्सा है जो कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया है, उसमें अब क्या जाना। लेकिन बहुत हंसी आती है सोच करके किसी वक्त में लोगों ने उस लड़की को सिर्फ पुलिस के कह देने की वजह से कसूरवार ठहरा के उसके बारे में बड़ी बड़ी स्टोरी लिख दी, उसको मर्डर किंगपिन बता दिया। तो मेरा सवाल ये कि एज ए जर्नलिस्ट हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और ये हमारे में से एक ऐसी लड़की है जो हमारी ही फ्रेटर्निटी का हिस्सा थी, यानी जैसे हम स्टोरी करते हैं वैसे ये स्टोरी करती है। तो क्यों हम अपनी ही किसी फ्रेटर्निटी के किसी सदस्य के साथ में एक नाइंसाफी का सलूक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया? सोचा तक नहीं। 38 ट्रांसक्रिप्ट में एक दिखा दीजिए, वो जो गूगल पे जो फोटो भेजी है उसने जेडे की वो दिखा दीजिए। मतलब आप ऐसा कोई तो छोटा सा कमजोर सा प्रोफाइल मांग लेते जो आपको साबित करता है कि लड़की इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा, इन लोगों ने खामोशी से लिख दिया और अपने अखबार में छाप दिया और वो लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। अबू सलेम पे चूँकि आपने किताब लिखी है, अबू सलेम अभी जेल में है, अबू सलेम का फीचर क्या है? क्योंकि जो हमारी ट्रीटी के हिसाब से समझौता है उसको हम सजाए मौत तो दे नहीं सकते, और मैक्सिमम शायद जेल में 25 साल रख सकते हैं। आधे के करीब उसने काट 15 साल गुजार लिए। 2005 में आया था वो, 2019 तो 10 साल बाद 10 साल के बाद बाहर आना है उसे। अच्छा, यानी 25 साल से ऊपर रख नहीं सकते। 14 साल वो खुद भी खुश है कि 10 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन बाहर आने के बाद वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा क्योंकि उसकी भी
अब जब आ जाएगा तो देखिए ये इनका क्या होता है कि आजकल जो मुजरिम है वो अपने कोर्ट से या पुलिस वालों से अपने लिए सिक्योरिटी मांगने लगे। अबू सालिम भी मांग लेगा, अरुण गौली ने मांगी थी कि नहीं मांगी थी, तो अबू सालिम भी मांग लेगा। और अगर उसको वाकई थ्रेट हुआ तो मुंबई पुलिस को वो सिक्योरिटी देना भी पड़ेगी। हालांकि डिबेट अभी चल रहा है कि कहा जाता है कि लीगल जो सर्कल्स हैं यानी जो जुडिशरी है वो कमिटेड नहीं है, बाउंड बाई नहीं, जो पॉलिटिशियंस ने जो प्रॉमिस दिए। तो अगर समझे कि एल.के. अडवाणी ने जो लिखित में दिया भी है उसके लिए हमारे जो जज महोदय हैं वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उस बात को माने और उसको सजाए मौत न दें। तो अभी ये एक डिबेट है, पता नहीं किस मोड़ पे जाकर इंटरनेशनल कोर्ट में भी। जी हाँ, जी हाँ, तो ये बात अभी चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद 10 साल के बाद वो आज़ाद हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम कहाँ है अभी जैदी साहब? मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में अच्छा, और इस्लामाबाद में उसके एड्रेस मौजूद हैं। बीच बीच में आ रही खबर बहुत बीमार है, कई बार ऑपरेशन हो गया, ये क्या है मतलब? भाई मैं जानना चाह रहा हूँ किसने कहा है, हाँ। कौन कहा है, एक और तो वेरीफाई तो करिए उसे। दाऊद इब्राहिम के अघोषित पीआरओ के तौर पे जो बातें होती हैं, सारे जो मीडिया के लोग हमारे यहाँ बात करते हैं, एक ही शख्स है जी, वो है छोटा शकील जी। तो आप छोटा शकील से आपसे पूछ लीजिए कि भाई वाकई बीमार है कि नहीं है। और मेरा पॉइंट तो आपसे जानना चाह रहा था। देखिए मैंने दाऊद के कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्ट अभी हाल में सुने हैं जहाँ पे दाऊद अपने आप में बहुत हेल और हार्टी है और लोगों से जो है मैं उस मीडियम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा सोर्स एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन इस डिजिटल मीडियम पे मैंने दाऊद की आवाज़ सुनी है जहाँ लोगों को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है और लोगों पे हंस भी रहा है वो कि यार ठीक है अभी टेलीविजन वालों को अपना टीआरपी बढ़ाने दो और मीडिया वालों को खुश हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम वो इस चीज़ का ये कर लेना, वो बिजनेस कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है दाऊद, अपने उस आदमी को सुन रहा है और पूरी इंस्ट्रक्शन ले रहा है वो। तो अगर इतना ही बीमार है तो उसको शार्प नहीं होना चाहिए, उसकी आवाज़ में कुछ कमजोरी होना चाहिए, और वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बिजनेस के, इसका मतलब कि वो अभी तक पूरी तरह हैंड्स ऑन इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर। और छोटा शकील खुद कह चुका है कि दाऊद बीमार नहीं है क्योंकि वो तो उसका राइट हैंड मैन है। तो अब ये कहाँ से खबरें आती हैं, कौन कहता है? इंटेलिजेंस एजेंसीज। डिजिटल मीडियम के अलावा आपकी कभी दाऊद से वैसे बात हुई? देखिए मैंने जानबूझ के, अगर मैं चाहता तो दाऊद से मुलाकात कर लेता या दाऊद से मिल लेता, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्सर दाऊद जो है हज के लिए या उम्रा के लिए जो है उसका मक्का जाना होता है, और मतलब अगर मैं चाहता तो मुलाकात हो सकती थी, वाया मीडियम से बातचीत हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरी कहानियों के लिए या मेरी रिपोर्टाज के लिए मुझे दाऊद से वेरिफिकेशन की या कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। होगा ये कि पता नहीं कहानी होगी या ना होगी, लेकिन पुलिस तो मेरे पीछे पड़ जाएगी ज़बरदस्ती में, तो मुझे क्या ज़रूरत है उस भीड़ के छत्ते में हाथ डाल के अपने लिए मुसीबत पैदा कर लेने की। अगर दाऊद पे ही किताब लिखनी पड़ी या दाऊद की ही कहानी लिखनी पड़ी तब? मैंने कहा ना कि अगर जैसे मुझे मौका मिला और अगर मुझे वाकई लगा कि ज़रूरत है मुझे दाऊद से मुलाकात करने की तो शायद मिल भी लूँगा मैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो ऐसी कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। तो अब कुल मिला के एक दो चीज़ें, छोटा राजन तिहाड़ के अंदर जी, दाऊद अब ज़्यादातर कहें तो वो बिजनेसमैन टाइप जी, तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की अब इस वक्त तस्वीर क्या है? मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है अब काफ़ी लो हो गया है, काफ़ी स्लो हो गया है। अब उनमें एक्टिविटी उस तरह रह नहीं गई, क्योंकि देखिए अरुण गवली भी कन्विक्टेड होकर पहुंच गया, यानी आप देखिए सारे मोहरे अंडरवर्ल्ड के जो है वो एक तरह से पिट चुके हैं। अबू सालिम भी खुद जो है तलुजा जेल के अंदर है। आप ये देख लें कि ये जो सारे जो लोकल लेवल के लोग थे ये खत्म हो गए। दाऊद ऐसे भी उसने अपना सारा जो अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज थी वो शकील के हवाले कर दी थी, तो शकील के गिने चुने लोगों से जो राब्ता है वो चालू है और वो अपने बिजनेस कंटिन्यू हो रहे हैं, जो भी उसके रियल एस्टेट में और जहाँ जहाँ उसकी फंडिंग की चीज़ें हैं हो रही हैं। बट जो एक खुलेआम धमकियां और जो हत्याकांड और वो सब चीज़ें जो होना थी उन वाकयात में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। था मुंबई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जी, मुंबई बिल्डर्स, बड़े बिजनेसमैन जी, अब इन लोगों को मान के चलेंगे अंडरवर्ल्ड से थोड़ी सी अब रहम मिल गई, इनको उतनी धमकियां नहीं मिलती, ये इतने पैसे इनसे नहीं ले आते। देखिए एक ज़माना था जब धमकी दे के पैसे लिए जाते थे, अब अगर आदमी खुद से ऑफर कर लेता है या खुद से बिजनेस में वो परसेंटेज रख लेता है तब धमकी की और मारपीट की जरूरत ही नहीं लगी ना। अब तो सामने सामने बात हो जाती है कि जो भी बिजनेस हो रहा हूँ इसमें 10% इनका, खत्म हो जाती है बात। अब वो पैसा जो है वो थ्रू हवाला या थ्रू किसी भी मीडियम से पहुँच जाता है, तो अब ज़रूरत क्या है धमकी की? एक कड़ी थी मुंबई में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना, जी, डेथ हो चुकी है। जी, अब नागपाड़ा और दाऊद या उसके बाकी रिश्तेदार, जी, इन सब की क्या इस वक्त सिचुएशन? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हसीना अंडरवर्ल्ड में उसका ज़्यादा इन्वॉल्व थी नहीं, वो दाऊद की बहन तो थी, लेकिन मैंने हमेशा से मानना रहा है कि हसीना का अंडरवर्ल्ड में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए देखिए माफिया क्वीन में मैंने हसीना परगार को माफिया क्वीन कहा ही नहीं मैंने, क्योंकि ठीक है दाऊद की बहन थी, लेकिन अब बहन होने की वजह से थोड़ा सा शायद अपना रुआब भी दिखाती होगी लोगों को, लेकिन जो एक अंडरवर्ल्ड में होता है ना एक्सटॉर्शन, हवाला, पैसे, मैटर पटाना, वो सब में हसीना थी नहीं कभी भी।
ये अलग बात है कि उसके कुछ रिश्तेदार थे जिनका मैं फिलहाल नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो दाऊद के रिश्तेदार होने का काफ़ी फ़ायदा उठाते थे, लेकिन उनको भी आप अंडरवर्ल्ड का उसका ज़्यादा ऑपरेटिव नहीं कह सकते हैं। अब इकबाल कास्कर जो है, जो वापस लौट के आया था, लोग उससे काफ़ी खौफ खाते थे और वो एक तरह से काफ़ी लोकल भाई बन के उभर रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी अब वो चीज़ भी जो है ख़त्म हो चुकी है। तो उसके जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो दाऊद के नाम की रॉयल्टी अब भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो कहा जाए कि दाऊद के उत्तराधिकारी एक सक्सेसर है जो बॉम्बे के अपराध जगत में अपना पैर जमा के बहुत कुछ पैसे बना रहा है, लोगों को डरा रहा है, वो बात तो सही नहीं है। जैदी साहब, आखिरी सवाल, क्या हम हमेशा ये बस बातें करते रहेंगे कि दाऊद हिंदुस्तान के कानून की चौखट तक लाया जाएगा और सच में लाया जाएगा, या वो वैसे ही रहेगा और हम सब इसी तरह सिर्फ कहते रहेंगे और बातें करते रहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जो कुछ मैं दाऊद के जानता हूँ और जो कुछ भी मैंने इतने सालों में अनुभव किया है, दाऊद शायद इंडिया नहीं लाया जाएगा और वो इंडिया वापस खुद आएगा भी नहीं। तो ऐसी बातें होती रहेंगी और मेरे ख्याल से ये कहानी एक दिन ऐसी ख़त्म हो जाएगी, ना कभी आएगा ना कभी लाया जाएगा। लेकिन हम लोग बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि हमारे एक वोटिंग का मुद्दा बन गया है, हमारा प्लैंक बन गया है पॉलिटिकल, वो तो हम उसका जिक्र ज़रूर करते रहेंगे। और उस विलन को याद करिए, विलन का होना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो वो हमारी लाइफ का, हमारे देश का विलन के नाम से रहेगा, बट आना तो उसका मुझे लगता नहीं कि मुहाल है। तो ये थे जैदी साहब और इनकी किताब, मैं फिर एक बार आपको कहूँगा, दाऊद्स मेंटोर, जो पहला गुरु जिस तरीके से उसने सिखाया तलवार चलाने से लेकर गोली चलाने तक, वो पूरी कहानी है, और दाऊद के दाऊद बनने की कहानी, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा तो आप इसको ज़रूर खरीदिएगा, पढ़िएगा, मज़ा भी आएगा आप लोगों को। और बड़ा अच्छा लगा जैदी साहब आपसे बात करके, और उम्मीद करूँगा कि इस किताब के बाद अगली जल्दी किताब है, बल्कि एक मेरी और ख्वाहिश है कि खुद जिसके बारे में दाएं बाएं अब तक आप लिखते रहें, उस शख्स के बारे में ही लिखें और उससे मिलें और फिर लिखें। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।